प्रयागराज के एक इलाके में रिश्तों को तार तार करती हुई हत्या की एक कहानी, जिसने 2008 में हुई आरुषि हत्याकांड की बरबस याद दिला देती है। स्क्रिप्ट वही थी, तरीका वही था, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने कोई कोताही नहीं की। बड़ा चालाकी से अपना काम किया और हत्यारा पकड़ा गया। आखिर एक करोड़पति बाप की हत्या कैसे हुई, इसके पीछे किसने रची साजिश, आइए बताते हैं इसकी पूरी कहानी। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और हमारे चैनल क्राइम फॉक्स में आपका स्वागत है। एक नई कहानी के साथ फिर मैं आया हूं आप सभी के सामने। जी हां, ये कहानी रिश्तों को तार तार करती हुई ये हत्या की कहानी, और ये कहानी प्रयागराज की है। प्रयागराज के एक इलाके में 2 जून 2026, 2 जून को वहां इलाके में रहने वाले लोगों को कुछ बदबू महसूस हुई और लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वो उस घर के पास पहुंचे जहां से ये जो बदबू आ रही, उस घर के पास उस इलाके के लोग पहुंच गए। वहां भीड़ लग गई। आखिर क्या था उसमें 4 लोग रहते थे, और 4 लोग में जो पिता था उसकी उम्र लगभग 72 वर्ष, और उसकी एक बेटी थी, एक बेटा था और उसकी पत्नी। वीरेंद्र वैश्य नाम का ये जो व्यक्ति है, जो पिता है, वो करोड़पति है। और जिस घर से बदबू आ रही थी वो ऊपर के तल से आ रही थी, और नीचे उसकी लगभग 18 दुकानें थी। और लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इस घर से आखिर इस तरह की बदबू क्यों आ रही है। तो कुछ लोगों ने पुलिस को फोन किया। अब पुलिस 2 जून को शाम तक उस घर में पहुंचती है, और जब वो सीढ़ी पर दस्तक देती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। होश इसलिए उड़ जाते हैं कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी सीढ़ियों पर, और उस लाश के खून की छींटें उस दीवार पर पड़ी हुई थी। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। पुलिस आगे बढ़ती है, घर का दरवाजा खोलती है, तो वहां का जो दृश्य था वो और भी दहलाने वाला था। वहां पर जो दंपत्ति थे, जो वीरेंद्र वैश्य नाम का व्यक्ति और उसकी जो पत्नी अनीता थी, वो दोनों अपने बेड पर मृत पड़े हुए, उनकी भी हत्या हो चुकी थी। अब पुलिस को पता चल चुका था कि इस घर में 4 सदस्य रहते, एक वीरेंद्र, एक उसकी जो पत्नी है अनीता, और उसका एक बेटा है अभिषेक, और उसकी एक बेटी है 40 वर्ष की, जिसका नाम है मीनाक्षी। अभिषेक वहीं पर अपने ही दुकान में बिजनेस का काम करता था, और मीनाक्षी की भी एक उसी में दुकान थी। ये परिवार करोड़पति था। लेकिन 4 लोगों में से पुलिस को 3 लाशें तो बरामद हो चुकी थी, लेकिन चौथा व्यक्ति जो था, जो अभिषेक था, वो गायब था, वो कहीं दिख नहीं रहा था। तो जब पुलिस ने उन 3 लाशों को देखा और अभिषेक को गायब होते हुए देखा, तो पुलिस की समझ में आ गया कि ये बहुत आसान है, इस कहानी को आसानी से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि 4 लोगों में से 3 लाश तो थी, लेकिन अभिषेक गायब था। यानी कि अभिषेक ने अपने माता पिता और बहन की हत्या की। और पुलिस को ये कहानी बहुत साधारण सी लगी। उसके बाद पुलिस उन लाशों को हॉस्पिटल भिजवा देती है, उनका पोस्टमार्टम होता है। लेकिन उसमें जो अधिकारी था, वो जब अपने घर जाता है तो उसे आरुषि हत्याकांड की याद आ जाती है कि जिस हत्या को इतने आसानी से समझा जा रहा है, ये कहानी जो बहुत सरल लग रही है, हो सकता है इसके पीछे साजिश कुछ और हो सकती है। उसने अपना दिमाग चलाया, और फिर 3 तारीख को, यानी कि 3 जून को, वो वापस उसी घर में आया, और ये सोचकर कि इस घर की पूरी तलाशी ले चुके हैं, लेकिन अब इसकी जो दुकानें हैं उनकी भी तलाशी होनी चाहिए। तो यहां पर पुलिस ने कोई भी चूक नहीं। अब जो अभिषेक था, पुलिस उसके दुकान की छानबीन करती। जब शटर उठाया जाता है उसकी दुकान का, तो वहां पर पुलिस अंदर जब जाती है तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती, क्योंकि अभिषेक की लाश वहां पड़ी हुई थी, और उसके सिर पर किसी भारी सामान से प्रहार किया गया। अब पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में रहने वाले 4 जो सदस्य थे उसमें से कोई अब जिंदा नहीं।
और फिर दीवार पर लिखा हुआ था भैया भाभी और बंटी बबली एक गत्ते पर लिखा हुआ है। पुलिस उसको भी देखती है और पुलिस को समझ में नहीं आता कि ये किसके लिए लिखा हुआ है, क्योंकि अभिषेक की अभी तक शादी नहीं हुई। जिस कहानी को पुलिस इतना आसान समझ रही थी, लेकिन अब ये पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था कि आखिर हत्यारा कौन है। पुलिस के माथे से पसीना गिरने लगा, सोच में पड़ गई। फिर यहाँ पर पुलिस की छानबीन की जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है। पुलिस को जो वहां मोबाइल मिला, जो लैपटॉप मिला और फिर बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया और पुलिस के पास अब एक क्लू मिल चुका था। ये 1 तारीख यानी कि 31 तारीख की जो रात थी अब सुबह हो चुकी थी, मतलब 1 जून की सुबह लगभग 4:30 और 4:45 बजे एक व्यक्ति वहां से उस सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि उस घर से वो अकेले जा रहा है बहुत तेजी से। अब पुलिस सोच में पड़ जाती है। उस फुटेज को वहां लोगों को दिखाया जाता है तो लोग पहचान लेते हैं कि ये कोई और नहीं, ये शनि गुप्ता नाम का एक व्यक्ति था। और शनि गुप्ता वो जो 18 दुकानें थी वीरेंद्र वैश्य की, उसी में से एक दुकान लेकर वो समोसे वहां पर बनाता था और ठीक उसी के बगल में अभिषेक की भी दुकान थी। अब शनि पुलिस की गिरफ्त में आता है, शनि को पुलिस पकड़ लेती है और फिर पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। अब पुलिस को ये ऐसा लगा कि चलिए ये 4 जो व्यक्ति इस परिवार में जो 4 लोग रहते थे वो मृत पाए गए हैं और ये जो 5वां व्यक्ति है शनि गुप्ता, इसी ने इन 4 की हत्या की। लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी था। जब शनि को पकड़ा जाता है तो कहानी कुछ और निकल कर आती है और यहाँ जो क्लाइमेक्स में जो ट्विस्ट होता है, जब शनि बताता है कि उसने ये हत्या अकेले नहीं की है, अभिषेक के साथ मिलकर किया गया है। पुलिस फिर सोच में पड़ जाती है कि अभिषेक भी मर चुका है। फिर जो दीवार पर लिखा था बंटी बबली, इस तरह की जो 2 लाइनें लिखी गई थी उसके बारे में फिर शनि से पूछा जाता है तो बंटी बबली का जो नाम निकल कर आता है वो वीरेंद्र का जो बड़ा लड़का होता है और उसकी जो पत्नी होती है, उनको लोग उस इलाके में बंटी बबली के नाम से जानते हैं कि क्योंकि वो दोनों धोखेबाज थे, अपराधी किस्म के थे। और वीरेंद्र का जो बड़ा लड़का है जिसको बंटी नाम दिया गया है वो अभी सलाखों के पीछे है और दोनों पर पति पत्नी पर 25,000 रुपए का इनाम था। पत्नी तो छूट कर आ चुकी थी लेकिन उसका जो पति था वो भी सलाखों के पीछे था। पुलिस क्रॉस चेकिंग करती है, उस जेल में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि नहीं, उसका जो वीरेंद्र का जो बड़ा लड़का है अभी भी वो जेल में ही बंद है, वो बाहर नहीं निकला। फिर पत्नी की लोकेशन ट्रेस की जाती है तो पता चलता है कि उसकी जो पत्नी थी वो अभी कुछ दिनों से इधर नहीं आई थी, उसकी लोकेशन इधर दिखाई नहीं दे रहा था, वो बाहर थी। अब जब पुलिस अपने तरीके से शनि गुप्ता से पूछताछ करती है तो पूरी की पूरी कहानी शनि गुप्ता तोते की तरह फटाफट बोलना शुरू कर देता है और कहानी निकल कर गया। जब पुलिस बहुत कड़ाई से शनि गुप्ता से पूछताछ करती है तो शनि गुप्ता पूरी की पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल देता है और कहानी ये थी, जो 18 दुकानें वीरेंद्र वैश्य की जो 18 दुकानें थी उसमें से एक दुकान में उसका जो छोटा बेटा था अभिषेक, वो अपना बिजनेस कर रहा था, हार्पिक और कुछ एसिड इस तरह की उसकी दुकान थी। वो थोक व्यापारी था, दुकान बहुत अच्छी नहीं चलती थी और चूंकि वो अभिषेक कुछ अय्यास किस्म का था और उसी के ठीक बगल में शनि गुप्ता की दुकान थी। शनि गुप्ता समोसे तलने का काम करता था, दोनों में अच्छी पड़ती थी क्योंकि दोनों साथ में बैठ के शराब और इस तरह के नशे करते थे, इसलिए दोनों में बहुत अच्छी पड़ती थी। अब अभिषेक का उसके पिता के साथ यानी कि वीरेंद्र वैश्य के साथ नहीं बनता था, अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे प्रॉपर्टी को लेकर और वीरेंद्र वैश्य ने अपने उस बेटे को अभिषेक को अपने जायदाद से बेदखल कर दिया था। उसने कहा कि अब तुम्हारी इस संपत्ति से कोई वास्ता नहीं और तभी से अभिषेक जो है वो बहुत गुस्से में और एक दिन वो शनि गुप्ता से कहता है कि क्यों न हम दोनों मिलकर मेरे माँ बाप की हत्या कर देते और जो बहन है उसको भी ठिकाने लगा देते, क्योंकि बड़ा भाई जो सलाखों के पीछे था वो उसके पिता उसको बेदखल कर चुके थे पूरी संपत्ति से पहले ही, अब कोई वारिस नहीं था। सो अभिषेक ने सोचा कि अगर हम तीनों को ठिकाने लगा दें
तो अब पूरी जो जायदाद है उसका वारिस वही बचेगा। और शनि को ये लालच देता है कि उस घर में बहुत सारे जेवरात हैं, गहने हैं करोड़ों के, और जब इन तीनों की हत्या कर दिया जाएगा तो उन जेवरात को हम लोग आधा आधा बांट लिया जाएगा। शनि गुप्ता को लालच आ जाता है और फिर जो तारीख तय की जाती है वो 31 तारीख यानी कि 31 मई शाम 5 बजे का वो समय, दोनों मिलते हैं और अभिषेक की दुकान में दोनों बियर पीते हैं, समोसे खाते हैं और पूरी जो प्लानिंग होती है वहीं सो। और फिर ठीक 5 बजे दोनों एक रॉड लेकर और बियर की बोतल लेकर दोनों अभिषेक के घर की तरफ चल देते हैं। क्योंकि सबका जो टाइम टेबल था अभिषेक को पता था कि कितने बजे कौन कहां क्या करता है। अब अभिषेक हाथ में रॉड लेकर और बियर की बोतल लेकर, शनि गुप्ता भी दोनों जब चल देते हैं तो देखते हैं कि सीढ़ियों से उसकी जो बहन थी मीनाक्षी वो उतर रही। अब अभिषेक को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि प्लानिंग जो थी इनकी ये थी कि मीनाक्षी के कमरे में जाएंगे और मीनाक्षी को वहीं पर मार देंगे, लेकिन मीनाक्षी उनको देखती है कि सीढ़ियों से उतर रही है और मीनाक्षी भी इनको देखती है कि पीछे हाथ में इन्होंने रॉड ले रखी है और कुछ और सामान छुपा रखा है। मीनाक्षी कुछ समझने की कोशिश करती कि उससे पहले ये दोनों उसके ऊपर हमला कर देते हैं। बियर की बोतल से उसे सिर पर मारते हैं और रॉड से उसके सिर पर लगातार प्रहार करते हैं, मारते जाते हैं जब तक गिर नहीं जाते। उसको चीखने और चिल्लाने का तनिक भी मौका नहीं मिलता है और वहीं वो ढेर हो जाती है और सीढ़ियों पर गिर जाती है। उसके खून की जो छींटे थी वो उस दीवार पर पड़ी हुई। अब इसको मारने के बाद उसकी जो डेड बॉडी थी उसको घसीट के ऊपर लेकर जाते हैं और फिर दोनों पहुंचते हैं वीरेंद्र वैश्य के कमरे में। वीरेंद्र वैश्य अपनी पत्नी के साथ वहां आराम कर रहे थे क्योंकि गर्मी का समय था तो देर शाम को ही नीचे उतरते थे। और वीरेंद्र वैश्य भी जब तक कुछ समझते कि दोनों ताबड़तोड़ उनके सिर पर जो रॉड लेकर रखी थी उससे लगातार हमला करते रहते, उनको मारते रहते और पति पत्नी दोनों वहीं ढेर हो जाते, लाश में तब्दील हो जाते। शनि गुप्ता को जब पुलिस पकड़ती तो शनि गुप्ता ने हालांकि उस स्थिति को, उस समय को बताया कि उसने ये भी बोला कि वो किस तरह से वो आश्चर्य भरी नजर से उस समय अभिषेक को देख रहा था कि एक सगा बेटा अपने सगे बाप को, सगी मां को किस तरह से दरिंदगी के साथ किस तरह से वो मार रहा है। और वो भी उस समय बहुत आश्चर्य में था। लेकिन जब दोनों इस घटना को अंजाम देते हैं तो फिर अभिषेक को पता रहता है कि सारे गहने कहां रखे हुए हैं। अभिषेक उस अलमारी को खोलता है, सभी गहने एक झोले में रखकर, और फिर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए फिर अभिषेक की दुकान में पहुंचते। वहां पर कुछ देर बैठने के बाद दोनों शराब पीते हैं और नशे में पहले भी थे, फिर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद फिर बात आती है कि इन गहनों को आधा आधा बांट लिया जाए। शनि गुप्ता कहता है तो उस गहने में से 5 सोने की चूड़ियां जो कि उसके मम्मी की होती हैं, माँ की होती हैं, और उसकी बहन की सोने की 5 चूड़ियां वो शनि गुप्ता को देता है और कहता है कि तुम्हारा हिस्सा हो चुका है। अब शनि गुप्ता को बड़ा खराब लगता है कि बात तो कुछ और हुई थी, वादा कुछ तुमने कुछ और किया था कि जो गहने होंगे उसके आधे आधे हिस्सेदारी होगी, लेकिन अब जब हत्या हो चुकी थी और गहने उसके पास थे तो यहाँ जो अभिषेक है वो अपने वादे से मुकर रहा था। और शनि गुप्ता को इसमें बड़ा गुस्सा भी आया। शनि गुप्ता सोचा कि जो लड़का अपने सगे माँ बाप का नहीं हो सकता मेरा कैसे हो सकता है। चूंकि नशे में भी था, रॉड भी उसके पास थी, वो एक जोरदार प्रहार उस रॉड से उसके सिर पर करता है और अभिषेक लहूलुहान होकर वहां गिर जाता है और तब तक मारता रहता है कि जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। और जब अभिषेक मृत हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है, तो वहां जो हार्पिक और एसिड रखे हुए थे वो शनि गुप्ता अभिषेक के चेहरे पर डालना शुरू कर दिया ताकि इसे कोई पहचान न पाए। फिर वो उस दुकान का शटर गिराता है और कुछ देर वेट करता है, इंतजार करता है कि थोड़ा अंधेरा हो जाए। और जब अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे का फायदा उठाकर वो फिर वापस अभिषेक के घर में जाता है, क्योंकि इसके जो कपड़े थे उस पर खून की छींटों के निशान थे। घर में जाता है, नहाता धोता है और वहां जो रखा हुआ था खाने के लिए सामान वो खाता भी है। वहां पे 3 लाशें पड़ी हुई थी। अब इंतजार करता है कि थोड़ा और वक्त बीते तो ये बाहर निकले। फिर
जब कपड़े बदलने की बात आती है तो ये वीरेंद्र के कमरे में जाता है, वीरेंद्र के कपड़े निकालता है, वीरेंद्र के कपड़े पहनता है। जूता पहनते वक्त इसे याद आ जाता है कि अगर किसी ने देख लिया तो समझ जाएगा कि ये तो वीरेंद्र का जूता है, तो जूता वहीं छोड़ देता है, जो अपनी चप्पल पहने रहता है वही पहनकर सो जाता है। और जब सुबह के 4:30 बजे होते हैं तो उसकी आंख खुलती है और वो मौके का फायदा उठाकर कि सब लोग सो रहे होंगे, कोई उसे देखेगा नहीं, वो धीरे से चुपके से दबे पांव उस घर से निकल और निकलकर वो अपने घर पहुंचता है। लोग पूछते हैं तो फिर वो बताता है कि एक शादी पार्टी में उसको कोई काम मिला था, वहां रात भर था। हालांकि जब 31 और 1 तारीख को जब ये घर नहीं पहुंचा था तो पूछताछ भी शुरू होती है। उसके बड़े भाई ने पुलिस में भी कंप्लेन किया था कि उसका भाई नहीं दिख रहा है, तो पुलिस, चूंकि बात छोटे लोगों की होती है तो पुलिस उतना उसे सीरियसली नहीं लेती है और भगा देती है। चूंकि पुलिस अगर पहले सावधान हो जाती, उस छोटे गरीब व्यक्ति की अगर बात सुनती, उसको सीरियस लेती, तो हो सकता था कि मामला यहां तक नहीं पहुंचता। लेकिन पुलिस ने उसको भगा दिया थाने से और सीरियस नहीं दिया। और जब इस पूरे मर्डर केस सनी गुप्ता का नाम आता है तो सनी गुप्ता को पुलिस दबोच लेती है और फिर पूरा मामला सामने आ जाता है। जब सनी गुप्ता से पुलिस पूछताछ करती है, उसने उसकाया हमको, उसने हमको बुलाया, उसने अपने साथ मिलके अपने माँ बाप को सबको कत्ल किया अच्छी तरह से, सब सोना चांदी नीचे लेकर आया, हमको सब बोला इतना। वो पुलिस से कहता है कि नहीं, उसका कोई अपराध नहीं, उसने कोई हत्या नहीं की, उसने कोई साजिश नहीं रची और पूरा जो प्लान था वो अभिषेक का। लेकिन उस लालच, एक थोड़ी सी लालच सनी गुप्ता फंसा दिया है। अब चूंकि सनी गुप्ता भी अभिषेक के साथ साथ हत्यारा है, उस घटना में लिप्त है, तो सजा तो इसको भी मिलेगी। और जिसके नसीब में जितना होता है उसे उतना ही मिलेगा। अब उस वीरेंद्र ने अपने जो बड़े बेटे जो इस समय जेल में बंद है, उसको उस संपत्ति से, उस जायदाद से बेदखल कर दिया था। लेकिन अब चूंकि घर में कोई और वारिस बचा ही नहीं, तो ये जो पूरी संपत्ति है, मार रहा था तब उनको ये हुआ कि भाई पुलिस हमें पकड़ ना ले, इसलिए पुलिस की दिशा को या जांच की दिशा को घुमाने के लिए उसने दीवार पर भी बहू और बेटा शब्द लिख दिया। साथ ही एक तख्त पर, एक कार्डबोर्ड पर उसने बंटी, बबली और बहू ने मारा, इस तरह के शब्द लिख दिए ताकि पुलिस उस अभिषेक पे शक ना करे। क्योंकि बंटी और बबली जो इसके बेटे हैं, दूसरे बेटे हैं अश्विनी वैश्य, मृतक वीरेंद्र वैश्य के दूसरे बेटे अश्विनी वैश्य और उसकी बेबहू दोनों क्रिमिनल है और पहले कई बार जेल जा चुके हैं साइबर फ्रॉड्स में और पब्लिक के साथ फ्रॉड में 25-25 हज़ार का इनाम रहा है। वर्तमान में अश्विनी जो है वो कौशाम्बी जेल में बंद है और उसकी बीवी है वो बाहर है, उसकी गैंग भी है। हालांकि उस पर भी हमने काम किया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों की सही दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने इनको सही को पकड़ा। और अभिषेक ये चाहता था कि बंटी और बबली पे, जो इसका दूसरा बेटा और बहू है, उस पर पुलिस का शक जाएगा क्योंकि वो क्रिमिनल है और पुलिस शायद उन्हीं को अरेस्ट करेगी। और इस वजह से चूंकि अकेला वारिस था, ये बाकी भाई जेल में है, अकेला वारिस था, तो पूरी प्रॉपर्टी और दुकानों पे इसका लालच था और अपने बाप इससे चूंकि इसको भी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। पहले बेटे को बेदखल किया था, अब इसको भी बेदखल कर दिया था और इसके पास पैसे की तंगी थी, इसी को लेकर के इसने है पूरी जायदाद है उसका इकलौता वारिस जो कि सलाखों के पीछे। दोस्तों, यदि किसी ने अपराध किया है तो सजा तो उसे जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। नई नई क्राइम स्टोरी को जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा आपका प्यार मिलता रहता है हमें और ऐसे ही प्यार आप हमको देते रहिए। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मैं यानी कि के बनारस वाले और हमारे साथ जो कैमरा पर्सन है अशोक वर्धन। धन्यवाद।